नमस्कार, मैं हूं बिलाल सब्जवारी। आज हम एक बार फिर बात करेंगे एबीसी हिंदी न्यूज़ चैनल पर शरद कोहली जी के साथ। दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली में रोज़ नई-नई घोषणाएँ हो रही, नाले पे दहला मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री भी नई-नई योजनाएँ लेके आ गए। आखिर क्या है इसके पीछे कारण? क्या प्रधानमंत्री भी मैदान में कूद गए? प्रधानमंत्री क्या मोदी केजरीवाल का सामना करेंगे? खबर है आज, बहुत ताज़ा खबर है, बड़ी चर्चाएँ हो रही हैं। दिल्ली में माहौल गर्म है कि 450 करोड़ की योजना प्रधानमंत्री का आज अनावरण कर रहे हैं। बहुत सारे फ्लैट भी दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। केजरीवाल तो शुरू से ही दिल्ली में योजनाओं की जड़ी लगाए हुए हैं। आज इस विषय पर मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, शरद कोहली जी। शरद कोहली जी, जो माहौल है दिल्ली के अंदर, नई-नई घोषणाएँ जो की जा रही हैं, नए-नए पैतरे इस्तेमाल किए जाएँ, क्या अब आने वाली दिल्ली की राजनीति क्या घोषणाओं पर आधारित होगी? जी हाँ, दिल्ली में खूब सर्दी पड़ रही है, जम के सर्दी पड़ रही है और ये माहौल को गर्माहट मिल रही है दिल्ली की राजनीति में। इसमें कोई दो राय नहीं है। घोषणाओं को मैं दो कैटेगरीज में बिलाल जी बांटता हूँ। एक कैटेगरी है जो विकास की योजनाएं हैं, जिसमें फ्लैट बनाना है, फ्लाईओवर्स बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, सड़कों का विकास है, नई कॉलोनीज को बनाना है, अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है। एक कैटेगरी तो ये विकास की योजनाएं हैं। एक दूसरी योजना है जिनकी घोषणा बड़ी जोर शोर से चल रही है, जिनको हम रेवड़ी कहते हैं, जिनको हम फ्री बीस कहते हैं। उस फ्री बीस में महिलाओं को 2100 रुपए देना, पुजारियों को सम्मान देना और संजीवनी योजना है। तो ये दो कैटेगरीज की घोषणाएं हमें देखने को मिल रही हैं। अभी तक जो घोषणाएं देखने को मिल रही थी वो ज्यादातर केजरीवाल साहब की तरफ से 2100 रुपए महिलाओं के लिए उन्होंने कार्ड बनवाने शुरू किए, महिलाओं के घर जाना भी शुरू किया, उनका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद पुजारियों के और ग्रंथियों के यहाँ जाके उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया, 18,000 रुपए महीना रजिस्ट्रेशन कराने देने के लिए पर मंथ। तो मैं समझता हूं कि जब ये रेवड़ियों का फ्री बीस की जब घोषणा हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इसमें कूद गए, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन है और जनरली जहां भी इलेक्शन होते हैं हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा और सबसे विनिंग कार्ड जो है वो प्रधानमंत्री मोदी है। इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये तो बात सबको विदित है। तो दिल्ली में इलेक्शन था तो प्रधानमंत्री जी तो ज्यादा अपना समय दिल्ली में ही बिताती हैं, तो भला वो इससे दूर कैसे रह सकते थे। तो उन्होंने भी, मैंने पहली बार देखा बिलाल भाई कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के सामने आके पहली बार, क्या या यूं कहिए कि बहुत दिनों बाद, 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले भी यहाँ पर कन्वेसिंग करी है, कैंपेनिंग करी है। पर उन्होंने आज सुबह मैंने देखा कि उन्होंने टारगेट किया कि ये जो शीश महल है, मैं भी शीश महल में रह सकता था, पर शीश महल में यहाँ के जो नेता है वो रहते हैं। तो बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी दिल्ली में। और ये दो जो मैंने बात करी, ये बहुत ध्यान रखने वाली है। दो तरीके की घोषणाएं, एक फ्रीबीज की यानी कि रेवड़ियों की, और दूसरी विकास की। अब दिल्ली एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड राज्य है जहां पर जी, दो सरकारें चलती हैं और दिल्ली सरकार की बहुत लिमिटेड पावर है, हम सब जानते हैं। जी। और केंद्र सरकार भी उसको चलाती है, कुछ हद तक दिल्ली सरकार चलाती है। तो ये जो खिचड़ी पकी हुई है, मुझे लगता है ये दिल्ली की आम जनता के वोटरों के दिमाग में कंफ्यूजन जरूर पैदा करने वाली है कि कौन किस योजना का जन्मदाता है। ये मुझे लगता है दिल्ली की जनता को आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। ये ठीक कह रहे हैं आप कि ये कन्फ्यूजन पैदा करने वाली है। लेकिन जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होकर यहाँ पर संजीवनी योजना का उद्घाटन कर रहे थे, महिलाओं के सम्मान योजना की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी खूबसूरती से उन्हें टारगेट पे लिए हुई थी और कह रही थी कि योजनाएं फर्जी हैं, केजरीवाल लोगों को भ्रमित कर रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से योजनाएं की, तो ये माना जाए कि पूरा चुनाव फ्रीज 20 के आकर्षण में लड़ा जा रहा है। जी हाँ, ये फ्रीबीज देखिए, मैं एक मीडिया पैनलिस्ट हूं और मैं बहुत सारे विषयों पर बोलता हूं, पर मेरा एक बड़ा हिस्सा अर्थशास्त्री भी है, मैं एक इकोनॉमिस्ट भी हूं। तो मैं इसको एक इकोनॉमिक एंगल से ये सारे फ्रीबीज को देखता हूं। और मैं ये मानता हूं कि फ्रीबीज देश के लिए, अगर हम लंबी अवधि की बात करें, लॉन्ग टर्म में बात करें, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को विकास से वंचित रख सकती है। छोटे से फायदे के लिए, छोटी से बेनिफिट के लिए लोग अपनी आने वाली जनरेशन को जो फायदा होने वाला है, शायद उससे उसको महरूम रख सकते हैं। ये एक इसका मुझे डिसएडवांटेज देता है। इससे राज्य का फिस्कल डेफिसिट बिगड़ जाता है। आपने देखा दिल्ली लेकिन राज्य का कोहली साहब पहली बात दफा। आप ठीक कह रहे हैं। एक आर्थिक जी दृष्टिकोण से ये अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन लेकिन जनता कहती है, राजनीतिज्ञ कहते हैं कि साहब जब केंद्र सरकार लाखों करोड़ के कॉर्पोरेट के कर्जे माफ की जाती कर सकती है, तो जनता को देने में क्या परेशानी?
देखिए, कॉर्पोरेट के कर्जे माफ करना एक वो राइट ऑफ और राइट और क्या कहते हैं डेबिट करने का एक कॉन्सेप्ट पीछे चला था और उसको समझने में बहुत लोगों को फर्क रहा कि भाई ये राइट ऑफ किया गया है या ये वाकई माफ कर दिए गए हैं। देखिए, फ्री बीज मैं उनको मानता हूं जहां पर आप जो डायरेक्ट वोटर हैं उसकी या तो जेब में सीधा पैसा डाल रहे हैं, या आप उसके बिजली के बिल माफ कर रहे हैं, आप उसका पानी का बिल माफ कर रहे हैं, बस में सफर फ्री कर रहे हैं। तो एक लक्ष्मण रेखा है विकास की योजनाओं में या पब्लिक वेलफेयर में और फ्री बीज में, बहुत एक सूक्ष्म लक्ष्मण रेखा है। कब ये जी। लक्ष्मण रेखा पार हो जाती है ये मुझे लगता है राजनीतिक दलों को पता नहीं लगता है, पर लोगों को समझ में आ जाता है कि हमारे छोटे टर्म के फायदे के लिए है। और मैं आपको बहुत जरूरी बात ये बताऊं कि ये जो फ्री बीज है ना एक रोग की तरह है। तो अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की, तो ये रोग की एक पार्टी ने अगर ये वायरस लगा दिया तो ये वायरस जंगल की आग की तरह फैलता है। और दूसरी पार्टी के सामने, जी। यहां मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, एक देता है 1100, दूसरे को बढ़ के 1500 देना पड़ता है, दूसरा 1500 देता है उसको 2100 देना पड़ता है, जो 2100 देता है महाराष्ट्र में हमने देखा वहां 3000 की घोषणा हो जाती है। तो ये एक जंगल की आग की तरह, एक वायरस की तरह है। मैं समझता हूं, मेरा निजी तौर पे बिलाल भाई ये सलाह है और मैं आज एबीसी हिंदी मलयालम पे इस बात को बड़े ही कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। मेरे ख्याल से एक फ्री बीज कमीशन भारत में बनना चाहिए जिसमें सारे राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, जिसमें और भी वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स हों, जो कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी घोषणा करे तो एक बार वो इस कमीशन में से उस चीज को निकाले कि क्या ये फ्रीबी है या ये पब्लिक वेलफेयर है। क्योंकि जो देता है फ्रीबी, जो राजनीतिक दल देता है, वो कभी भी फ्रीबीज करके इसको स्वीकार नहीं करता है। वो तो ये कहता है महिलाओं ठीक का कह रहे हैं उद्धार आप, कर रहे ठीक हैं, कह रहे हम हैं आप विनोद बुजुर्गों जी, का ठीक कह उद्धार रहे कर हैं। रहे हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे की क्या रणनीति हो सकती है? क्या इसी घोषणाओं को आगे निरंतर करेगी? भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में चेहरे की अभाव है। केजरीवाल दिल्ली के अंदर एक चेहरा है, 2 बार प्रधानमंत्री अपने आप को दांव पर लगा चुके हैं, दोनों बार कंसेक्यूटिव एक विक्ट्री के साथ केजरीवाल सामने आए। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा हमेशा के लिए एक चेहरा है, भले ही अगर लोकल चीफ मिनिस्टर या कैंडिडेट हो भी, तब भी मुझे लगता है प्रधानमंत्री का चेहरा उनसे बड़ा चेहरा होता है और वो एक नेशनल लेवल का चेहरा है जिसने पिछले 10 साल से मोर्चा संभाला हुआ है। तो उनको तो कभी भी दरकिनार वो नहीं करेगी जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है। अब जहां तक बात चेहरे की बीजेपी की प्रेजेंट करने की है, तो मैं समझता हूं दिल्ली में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस बार कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। जो रुतबा आम आदमी पार्टी का पिछले 2 चुनाव में था, जब हम जमीनी तौर पे लोगों से बात करते हैं, हालांकि अभी जल्दी है, अभी घोषणा भी नहीं हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं लगा है, अभी तो नॉमिनेशन भी आने नहीं शुरू हुए, तो अभी थोड़ा जल्दी होगा। पर ऐसा लग रहा है क्योंकि पीछे जो घटना घटी है, शराब घोटाला और जितना भी एक्साइज का जो सारा हुआ जिसके चक्कर में केजरीवाल साहब अंदर गए, जमानत पे बाहर हैं, उनके साथी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, जितने गए, तो एक दाग मुझे लगता है आम आदमी पार्टी पर जो लगा है वो सच है या नहीं इसमें हम नहीं जाते। पर जनता ने ये देखा अच्छा, कि जो आपने जेल सवाल में रहे उठाया थे। कि एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है। विनोद जी, आपका अच्छा सवाल है कि जी। एंटी इनकम्बेंसी है। तो क्या शरद आपको कोल लगता है कि जो शरद कोल तीसरी सेक्शन है कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, तो ये एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही क्यों एनकैश करेगी? कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती? वो भी तो विपक्ष में है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस प्रकार संदीप दीक्षित जी जो हैं इस बार फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, और संदीप दीक्षित जी जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के सुपुत्र हैं, और वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे इस बार बैटिंग कर रहे हैं। बल्कि आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक भी कह दिया कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है ये जो त्रिकोणीय मुकाबला होता है ये कहीं वोट काटने का काम करता है। अब सवाल उठता है कि किसके वोट कटेंगे, आम आदमी पार्टी के कटेंगे या बीजेपी के कटेंगे। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस को सत्ता से दूर हुए सदियां बीत चुकी हैं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि किसी ना, या तो भारतीय जनता पार्टी के वोट कटेंगे या आम आदमी पर, क्योंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2 टर्म से केजरीवाल साहब दिल्ली का चेहरा बन चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के आने से नुकसान आम आदमी पार्टी को ज्यादा होगा, बीजेपी को कम होगा। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कांग्रेस के फेवर में भी काम करेगा, क्योंकि अब लोगों को समझ आ रहा है कि जो विकास शीला दीक्षित जी के टाइम हुआ था, जो उस समय हुआ था, आज उसके बाद वो विकास हमें देखने को नहीं मिला। ये जो कश्मकश चलती है आपस में एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच में,
भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच में ये जो रस्साकशी का खेल चलता है, इससे दिल्ली की आम जनता ने सफर किया है, दिल्ली के विकास ने सफर किया है। दिल्ली में अगर आप प्रदूषण की हालत देख लीजिए, सबसे पोल्यूटेड, दुनिया में सबसे पोल्यूटेड जगह में दिल्ली एनसीआर का रीजन आता है। दिल्ली में आप कूड़े के ढेरों को देख लीजिए, दिल्ली में आप स्लम क्लस्टर्स को देख लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम देखें तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को ये लगता है कि इस लड़ाई में जिसने सफर किया है वो हम लोग हैं। इसलिए मुझे कहीं लगता है एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि दिल्ली के लोगों को लगता है कि जो डबल इंजन सरकार का कॉन्सेप्ट है, जो यूपी में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, हरियाणा में अब चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, लोगों को लगता है डबल इंजन वाली जगह विकास हो जाता है। पर जहां पर ये दो अलग अलग इंजन काम करते हैं, वहां पर विकास में दिक्कत आती है। तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, डबल इंजन फैक्टर भी है, कांग्रेस फैक्टर भी है, तो ये सब चीजें मिलकर काम करेंगी। बहुत ही रोचक चुनाव होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत दिमाग लड़ाना पड़ेगा इस बार, ये डिसाइड करने के लिए कि वो असल में बटन किसका दबाएं। बिलाल जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, दिल्ली की जनता को डिसाइड करना पड़ेगा वो बटन किसका दबाएं। दिल्ली का चुनाव बहुत ही रोचक होता जा रहा है। आपका का जो अनुभव बता रहा है कि दिल्ली का चुनाव ट्रायंगल हो सकता है, और आप कांग्रेस पार्टी जितना अच्छा लड़ेगी, आप पार्टी के वोट काटेगी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन जब आपने कूड़े की बात करी, कूड़े के ढेरों की बात की, तो वही केजरीवाल लॉ एंड ऑर्डर की भी इशू उठा रहे हैं, जो सीधा सीधा गृह मंत्रालय से जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को बैक बाउंस बाउंस बैक करता है। इस पर आपको क्या कहना, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको डिफेंस में अपनी रणनीति बनाए? बिल्कुल देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल आपने ठीक कहा। दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, डीडीए केंद्र सरकार के हाथ में है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, जहां पर एजुकेशन, हेल्थ जो है मेनली वो कुछ सड़कें वो दिल्ली सरकार के हाथ में, उसके अलावा बाकी चीजें केंद्र सरकार के हाथ में है। बिल्कुल जिस प्रकार से क्राइम दिल्ली में बढ़ा है पिछले चंद महीनों में, खासकर जो देखने को मिला, ओपन एयर फायरिंग, दुकानों के आगे ओपन धमकी, बड़े बड़े गैंग्स का पीछे से नोट आना, किडनैपिंग की धमकियां आना महिलाओं के प्रति, और भी जितना दिल्ली, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की भी उतनी ही जिम्मेवारी बनेगी जवाबदेही की। तो जैसा कि मैंने कहा, मैंने इसीलिए ये बात, जो आपने सवाल पूछा, मैंने इसीलिए ये बात बोली थी कि दिल्ली की जनता को, देखिए होता क्या है कि वोटर जाके उसका जो मनपसंद कैंडिडेट होता है, मनपसंद पार्टी होती है, उसमें जाके बटन दबा देता है। पर यहां पर मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि यहां दिल्ली की जनता के लिए बड़ी एक कठिनाई खड़ी होने वाली है कि भाई एक तरफ हम केजरीवाल साहब को देखें, किसी को शराब की बोतल याद आएगी, किसी को 1+1 फ्री स्कीम याद आएगी, किसी को ये किडनैपिंग्स याद आएंगी, ये लॉ एंड ऑर्डर। तो दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। पर एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए जो रास्ता है वो उतना सरल नहीं है, उतना स्मूथ नहीं है जितना पिछले 2 बार से था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जमीनी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ा सा जल्दी होगा कहना, मैं चुनाव की घोषणा की इंतजार करना चाहूंगा, पर थोड़ा सा कठिन होने वाला है। तो आम आदमी पार्टी की सीटें कम होंगी, ये तो पक्का है। अब ये कम मेजोरिटी से नीचे चली जाती हैं, इसके लिए हमें कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने अपनी मुहिम अभी आज शुरू ही करी है, ये जैसे जैसे तूर पकड़ेगी, देखें कि वोटरों के मन को किस हद तक वो केजरीवाल से हटा के और अपने चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी के कामों पर, या उसको एक नेशनल लेवल पर ला पाते हैं कि भैया अगर इस शहर का उद्धार करना है तो आपको डबल इंजन सरकार लेनी पड़ेगी, वरना ये कश्मकश चलती रही तो दिल्ली की जनता इसमें पिटती रहेगी। इस बात के लिए भारतीय ठीक कह रहे जनता हैं, पार्टी मुझे लगता है ठीक कह संघर्ष रहे हैं करेगी। कोहली। कोहली जी, बहुत अच्छा खूबसूरत आपने एक पर्सपेक्टिव रखा है कि इस बार आप पार्टी के लिए रास्ता उतना आसान नहीं जितना पूर्व में हुआ करता था, क्योंकि उस पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप है, एंटी इनकम्बेंसी भी सब पे करेगी। लेकिन आप देख रहे हो कि केजरीवाल बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो अपनी हिंदू छवि को बनाए रखते हैं, वो पुजारियों को, ग्रंथियों को एक योजना के माध्यम से ऑबलाइज कर रहे हैं, हनुमान के अपने आप को भक्त कहते हैं, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा देते हैं। तो ये हिंदू कार्ड जो अपने पास जो रखते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वहीं केजरीवाल जी संघ प्रमुख को भी पत्र लिख रहे हैं, तो इसके कार्ड के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को किस तरह से क्राफ्ट करती हुई नजर आ रही है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति इसके लिए ऑलरेडी बना ली है। उनका हनुमान मंदिर जाना, उनका पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना प्रॉमिस करना, तो वो कहते हैं, वो मौलाना को खड़ा करते हैं। मौलाना कहते हैं भाई हमें तो 1.5 साल से अपनी तनख्वाह नहीं मिली है। फिर वो क्या करते हैं कि वो पंजाब पहुंच जाते हैं। पंजाब पहुंच के जिन महिलाओं के लिए घोषणा करी गई थी उनके बैंक के खातों में पैसे डालने की, वो कहते हैं भैया हमें तो अब लेकिन तक लेकिन कुछ नहीं दिया है। मौलानाओं को तनख्वाह नहीं मिली, मौलानाओं को तनख्वाह नहीं मिली,
ये तो एटलीस्ट केजरीवाल को भाजपा के अटैक से बचा देता ना, कि वो मुस्लिम अपीजमेंट नहीं कर रहे। नहीं, मुस्लिम अपीसमेंट नहीं कर रहे, पर उन्होंने वादा तो किया हुआ है ना। अब मौलाना देखिए, जैसे ही आपने ध्यान दिया होगा, जैसे ही पुजारियों और ग्रंथियों की घोषणा हुई, तुरंत मौलानाओं की तरफ से बयान आया कि भैया तुम उनको तो प्रॉमिस कर रहे हो, हमारी तनख्वाह तो दे दो। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि भारतीय जनता पार्टी इसको काउंटर करेगी कि इनके जो वायदे हैं वो झूठे होते हैं, इनके वायदे पे ये खरे नहीं उतरते। भारतीय जनता पार्टी ये स्ट्रैटेजी लेके चलेगी, हिंदू कार्ड भले ही खेला गया है। और मैंने तो, आपको हैरान होगा बिलाल जी, मैंने कुछ लोगों को सुना कि जिनके पास नौकरी नहीं है और वो ब्राह्मण बैकग्राउंड से आते हैं, वो लोग मंदिरों में अप्लाई कर रहे हैं, भैया हमें हमें यहाँ पुजारी रख लो, 18,000 रुपए तनख्वाह का यहाँ पर अब मिलने की उम्मीद है, चढ़ाने से तो जो आता है। यहाँ तक भी सुनाई देने को दे रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी, मुझे लग रहा है कि केजरीवाल साहब के जो प्रॉमिस पूरे नहीं हुए हैं, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, उनकी लेकिन आड़ में अभी ही कोहली कि कोहली आपको जी प्रॉमिस कोहली भले। कोहली जी आपने अभी अभी एक बात कही कि लोग फॉर्म भर रहे हैं कि भाई हमें भी नौकरियों में रख लो, हमें पुजारी और ग्रंथी की नौकरी पे लो। ये बता रहा है कि देश के अंदर बेरोजगारी कितनी है। क्या आपको लगता है कि ये एक एक मुद्दा बन सकता है फिर केंद्र सरकार के विरुद्ध, देखिए, कि नौकरी बेरोजगारी देने की वादा अगर आपने हम किया था? दिल्ली में जितना केजरीवाल कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, ये तो आपकी बात से ही साबित होता देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ बात दिल्ली की हो रही है बिलाल जी, तो दिल्ली एज एन अर्बन, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाकी के राज्यों से कम है, बल्कि दिल्ली की पर कैपिटा शायद कम लोग जानते होंगे कि दिल्ली की पर कैपिटा बाकी के देश से कहीं ज्यादा है। और दिल्ली में टैक्स कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। तो दिल्ली, देखिए बिलाल जी, जो व्यक्ति दिल्ली आता है, यहाँ पर दो प्रकार की पॉपुलेशन है। एक जो यहाँ पर आए थे पार्टीशन के टाइम पे, दूसरे वो लोग हैं जो यहाँ माइग्रेट होके आए हैं आसपास के राज्यों से। दिल्ली का बहुत बड़ा जनता का तबका माइग्रेंट्स है। वो माइग्रेंट तभी आता है जब उसको यहाँ पर कोई करियर दिखाई देता है। मुझे ऐसे कम लोग दिखाई देते हैं जो कि यहाँ पर माइग्रेट होकर आए और बेरोजगार हो। यहाँ पर जनरली ऐसा ऐसा सिटी है, ऐसा सिटी स्टेट है कि कुछ ना कुछ काम या अपना या नौकरी कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल जाता है। दिल्ली में भूखे मरने के वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम होगी। आपको फ्लाईओवर के नीचे लोग सोते दिखते हैं और फ्लैट बसेरे में लोग लेते दिखते हैं, पर फिर भी बेरोजगारी की दर बाकी के देश से यहाँ पर कम है, क्योंकि यहाँ आते ही लोग रोजगार के लिए और करियर बनाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो मिलेगा जो पीछे इल्जाम लगे हैं केजरीवाल साहब को और एंटी इनकम्बेंसी का, ये और कांग्रेस का भी फायदा मिलने वाला है। ये मैं साथ में आपको जोड़ दूं, क्योंकि वोट तो कटेंगे। बहुत फ्रंट फुट पे मैंने आपको कहा कि दीक्षित साहब खेल रहे हैं और कांग्रेस बड़ी एग्रेसिवली दिल्ली का चुनाव इस बार लड़ने वाली है। और केजरीवाल साहब अब मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया हुआ है, तो उनके पास बहुत समय है इस वक्त लोगों के पास जा जाके मिलने का, लोगों को घरे में जाके मिलने का, लोगों से कार्ड साइन कराने का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूं दिल्ली के चुनाव को। मैं खुद दिल्ली वासी हूं और मैं दिल्ली के चुनाव को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगा, अनाउंसमेंट बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है दिल्ली के चुनाव की, और आपको फरवरी में शुरू में या हाफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जब घोषणा होगी तब मुझे लगता है इस पे कमेंट करना और ज्यादा सटीक रहेगा कि ये किस तरफ ये हवा चल रही है। है। बात ठीक कह रहे हैं कि किस तरफ हवा चली, लेकिन मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कोहली जी, कि दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, गरीब रहता है, मजदूर तबका रहता है, बिहार के लोग रहते हैं, मध्यवर्गीय परिवार है। तो ये सभी केजरीवाल की योजनाओं को लाभ उठा रहे हैं। तो आपको लगता है कि केजरीवाल के कहीं ना कहीं बेस वोट में कोई शिफ्ट होता नजर आ रहा है, खासतौर से तब जब गृह मंत्री मंत्रालय की तरफ से, खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर पे एक विवादित टिप्पणी करी, तो एक दलित वोट बैंक भी है। आपको लगता है कि मायावती यहाँ कूद सकती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो केजरीवाल साहब का वोटर्स बेस है, वो बेस, जितने आपने ये नाम लिए, जितनी कैटेगरीज के, ये सारे बेस हैं, जिसमें पूर्वांचली भी हैं, जिसमें माइग्रेंट्स भी हैं, जिसमें लेबर्स भी हैं, जिसमें जो गरीब तबका ऑटो वाले हैं, जो लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका है वो है। जी हाँ, अभी तक ये लोग बहुत लॉयल थे केजरीवाल साहब की तरफ। और हम ये ना भूलें कि वोट देने वालों की गिनती में वोटर शेयर जो होता है वो ज्यादातर इस तबके का होता है। जो लोग एयर कंडीशनर्स में बैठते हैं ना, जो लोग सर्दियों में हीटर में बैठते हैं, वो जरा वोट देने जाने में भी आनाकानी करते हैं, और बड़ी शर्म की बात है, कोई अच्छी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप अगर कल को आलोचना करने का दम रखते हैं तो आपको अपनी फंडामेंटल राइट पहले पूरी करनी चाहिए, ड्यूटी आपको पूरी करनी चाहिए। खैर, तो ये जो तबका है, ये बात ठीक है कि इस तबके को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा था, इनको बिजली फ्री मिल रही थी, पानी फ्री मिल रहा था, महिलाओं को बस में ट्रैवल फ्री मिल रहा है, और भी घोषणाएं की गई हैं। मुझे लगता है बीजेपी को
अगर ये जीतना है और इस तबके का अगर ध्यान अपनी तरफ खींचना है, बीजेपी को भी ऐसी घोषणाएं करनी पड़ेंगी। ये मैंने जैसे आपको कहा, ये फ्रीबी ऐसा रोग है कि अगर जिसको छू लिया उसको भी ये लग जाता है, और आपकी नहीं भी मर्जी है फ्रीबीज देने की, तो आपको देनी पड़ेंगी, क्योंकि वोटर्स का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि वो 1100-2100 रुपए बैंक अकाउंट में या फ्री बिजली फ्री पानी को देख के वो जाके वोट दे देते हैं। वोटर्स हमारे यहाँ के अभी थोड़ी सी मेच्योरिटी धीरे धीरे आ रही है डेमोक्रेसी में, कि वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को अभी इतना नहीं देख रहे हैं, अपने छोटे टर्म के फायदे को देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बीजेपी के पास चॉइस नहीं रहेगी, उनको भी कुछ ऐसी घोषणाएं करनी पड़ेगी, और शायद आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले, जिसको नेले पे दहला कहते हैं, वो आपको जरूर देखने को मिलेगा, और वहीं से वोटर का कंफ्यूजन मुझे लगता है शुरू हो जाएगा। बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि बीजेपी को भी मजबूरी में घोषणाएं करनी पड़ेंगी अगर दिल्ली का चुनाव जीतना है। हालांकि केजरीवाल के लिए राह पिछली बार की तरह आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम कर रहा है और मोदी जी घोषणाएं करने में माहिर है। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा, किस तरफ ये चुनाव जाता है। लेकिन ये चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव में मौजूद है। घोषणा होनी बाकी है अभी, हर हर दिन पर दिन ये चुनाव बदलता हुआ नजर आएगा, मिनट टू मिनट ये चुनाव बदलता नजर आएगा। दिल्ली वासी बहुत चतुर हैं, बहुत समझदार हैं। देखते हैं वो अपने हित को प्राथमिकता देते हैं या फिर घोषणाओं को प्राथमिकता देते हैं या फिर किसी व्यक्ति विशेष पे विश्वास करते हैं, या इन सभी पर प्रधानमंत्री की एक छवि सबको दरकिनार करती हुई दिखाई देगी। इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए कोहली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरी सभी दर्शकों से गुजारिश है, एबीसी हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह हमें अपने प्यार से नवाजते रहिए। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, सब्सक्राइब टुडे, स्टे अपडेटेड विद एवरी स्टोरी।